तो हम सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो भी किया, मुझे लगता है कि वो जिस तरफ उनका प्रयास है, जो कोशिश उनकी है, हर तरफ एक संतुष्टि नजर आ रही है, चाहे उनके मंत्रीगण हो या फिर जितने भी सांसद हों। अभी हमने सुना जो जितेंद्र सिंह अभी यही बात कह रहे थे। और अब आज का पूरा शेड्यूल अगर देखा जाए तो काफी व्यस्त है और एक के बाद एक हमें बहुत सारी जानकारियां जो हैं अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। रामवीर, एक चीज मुझे और दिलचस्प इस बीच ऐसे ध्यान में आ गई जब मैं देख रहा था जितेंद्र सिंह जी को। आज आपको ऐसा नहीं लगा कि एक तरफ पुरानी संसद थी, दूसरी तरफ नई संसद थी? ऐसा लगा कि भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान में खड़े होकर के वो अपने इतिहास को भी देख रहा है और भविष्य को भी देख रहा है। बिल्कुल जी। और देखा जाए तो संसद का नवनिर्मित भवन अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है। और आइए हम जानते हैं उन खासियत के बारे में जो जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। संसद के वर्तमान भवन से संसद का यह नवनिर्मित भवन कितना अलग है और कितना खास है, सुनते हैं इस रिपोर्ट में। संसद का नवनिर्मित भवन, जहां एक और भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा, वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से निष्पादित करने में भी सहायता मिलेगी। संसद में नए भवन के निर्माण की आवश्यकता एक लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसे देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण का आग्रह किया। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का शिलान्यास किया गया। 28 मई 2023 को संसद के इस नए भवन को उद्घाटन के बाद राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। संसद के ब्रिटिशकालीन भवन और संसद के नए भवन को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550, राज्यसभा में 250 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में आयोजित किया जाएगा। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा, इसकी जगह कमेटी हॉल होगा। संसद के नए भवन में बेहतर खूबसूरत संविधान कक्ष भी बनाया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त लाउंज, पुस्तकालय, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा दी गई है। नए संसद भवन की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी? ब्रिटिशकालीन संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 545 बनी हुई है। सीटों की कुल संख्या बढ़ाने पर रोक 2026 में समाप्त हो रही है। वर्तमान संसद में बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क नहीं है। सेंट्रल हॉल में भी केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। संयुक्त सत्र होने पर सीमित सीटों की समस्या और भी बढ़ जाती है। आवाजाही के लिए सीमित जगह होने के कारण ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम है। संसद के पुराने भवन को भूकंप रोधी प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जबकि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 से भूकंपीय क्षेत्र 4 में आती है। संसद का नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। संसद के नए भवन को 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। संसद के 4 मंजिला भवन में मंत्रियों और पार्टियों का अपना अलग कमरा होगा। संसद का नया भवन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है। संसद का नया भवन पूर्ण रूप से भूकंप रोधी है, जिसका डिजाइन SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ की ऊंचाई 21 फीट है, वजन 9,500 किलो और व्यास 3.3 से 4.3 मीटर है। संसद भवन के अंदरूनी हिस्सों में 3 राष्ट्रीय प्रतीक मुख्य रूप से हैं, जिसमें कमल, मोर और वट वृक्ष शामिल है।
लोकसभा के थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल कमल है। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी है और राज्यसभा के आकार में भी अमूलचूल वृद्धि की गई है। संसद के दोनों सदनों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इस प्रकार है। संसद के नए भवन का निर्माण 2020 से 2023 यानी 3 साल के भीतर किया गया, जबकि संसद के पुराने भवन का निर्माण 1921 से 1927 के बीच 6 साल के भीतर किया गया। संसद के नए भवन पर खर्च 1200 करोड़ हुआ है, जबकि संसद का पुराना भवन 83 लाख में बनकर तैयार हो गया था। संसद के नए भवन का डिजाइन SCP डिजाइन्स ने तैयार किया है, जबकि पुराने संसद भवन को एडविन लुटियंस और हर्बर्ट मेकर ने डिजाइन किया था। संसद के नए भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हो रहा है, जबकि संसद के पुराने भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है, जबकि संसद के पुराने भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। तो ये वो खास जानकारियां थी जो एक रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे थे। और एक बार फिर से हम रुख करते हैं संसद परिसर की ओर, जहां हमारे संवाददाता मोहम्मद फतेह टीपू इस वक्त मौजूद हैं। टीपू, अभी क्या वहां से तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, और अगर आप ये बता सके कि अब आगे की क्या तैयारियां हैं? हालांकि जो समय बताया गया है वो 11 बजे से बताया गया है। कोई जानकारी आपके पास जो आप हम तक पहुंचा सके, हमारे दर्शकों तक? का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री फिलहाल जा चुके हैं और जो भी शेड्यूल्ड कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है। फिलहाल हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण और वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी मौजूद हैं, और जो यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान हुआ है प्रांजलि, इस नए संसद भवन के पूरी जो प्रक्रिया हुई है उसके वो गवाह बने हैं, और वो खुद भी बहुत जानकार हैं। हम इन्हीं से जानते हैं सीधे कि जो अनुष्ठान हुआ है, धार्मिक अनुष्ठान हुआ है, उसका दरअसल उसका चक्र, उसका जो क्रम रहा है वो क्या रहा है और उसका क्या मतलब है। सर, स्वागत आपका। सर, धन्यवाद। आपको बधाई कि आप इसके इस पवित्र पर्व के गवाह बने। सर, आपसे सवाल ये है कि जो अनुष्ठान हुआ है, धार्मिक अनुष्ठान के आप गवाह बने, दरअसल इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं। देखिए, नया भारत का सचमुच में आज देख रहे हैं कि पूरे देश और दुनिया के लोग आज लाइव देख रहे थे, और जिस प्रकार से भारत में सर्वधर्म समभाव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पूजन में और सभी धर्मों के मंत्र उच्चारण हो रहे थे, उनके उद्बोधन हो रहे थे, उद्घाटन के इस अवसर पर सब प्रकार का विघ्न बाधा दूर हो, मानवता का और समरसता का भाव, विविधता में एकता, यह जो परिलक्षित हो रहा था, सचमुच मुझे लगता है कि यह एक इतिहास बन गया। और आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता प्रतीक, यह जो आप संसद भवन, नया संसद भवन देख रहे हैं, ये सचमुच में बहुत ही सौम्य है, निराला है, और मुझे लग रहा है कि भारतीय इतिहास में यह एक स्वर्णिम अध्याय है। और आज का दिन इतना पवित्र दिन हुआ है जब हम सब लोग गौरवशाली हैं, हमें गौरवान्वित हो रहे हैं कि आज सभी धर्मों के लोगों ने, सभी संतों ने अपना आशीर्वचन दे करके, और जो राजदंड है लगभग 800 वर्ष पहले का, और जिसको हमारे आज़ादी के बाद पंडित नेहरू जी को सौंपा गया था, वो राजदंड कहीं लुप्त सा हो गया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे
निकाल करके आज जनता के सामने लाया और उसकी पूजा हुई, और पूजा के साथ साथ वो संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया, और प्रधानमंत्री जी ने उसे, यह जो नया संसद भवन बना है उसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष के बगल में वह जो आसन है, उस आसन के बगल में वो दिखाई पड़ेंगे, परिलक्षित होंगे। तो उससे हमें कर्तव्य का भी बोध होगा, राज करना ही नहीं, राज धर्म का पालन करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इधर सेंगोल भी काफ़ी चर्चा में रहा, तो थोड़ा सेंगोल के महत्व के बारे में आप बताइए। नहीं, सेंगोल के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही है कि ये 800 वर्ष पहले से जो तमिल के अंदर जो पहले राजा चोल वंश के जो साम्राज्य थे, उन्होंने इसको शासन कैसे करना, शासन की व्यवस्था कैसी हो, शासन लोक कल्याणकारी कैसे हो, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु, समस्त लोक के कल्याण के लिए, और ये परंपरा चलती रही। और फिर देश की आज़ादी के वक्त इसको पंडित नेहरू जी को सौंपा गया अंग्रेज के शासकों के द्वारा। तो ये कहीं लुप्त सा हो गया था, लोग भुला गए थे फिर से। और आप देख रहे हैं कि उस राजदंड में जहाँ साक्षात शंकर का, क्योंकि शंकर भगवान के वो उपासक हम सब रहे हैं, तो बशाह वरद जो नंदी बाबा हैं वही रक्षक हैं, और वो शासन के न्याय करने वाले, सबको न्याय मिले, सबको न्याय मिले, यह न्याय दंड के रूप में राजदंड, राजधर्म का पालन करते हुए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहे, सभी वैभवशाली हों, सभी भद्र हों, और सभी एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा करें। मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, जन सेवा जनार्दन सेवा, यह संदेश आज के इस उद्घाटन अवसर पर जो तमाम धर्मावलंबियों ने पूजनोत्सव के अपने मंत्र, अपने विधि विधान से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से ध्यानस्थ होकर के, एकाग्र होकर के, उन्होंने समस्त देशवासियों का ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो हमारी भारत की परंपरा रही है, आज स्पष्ट वो दिखाई पड़ रहा था कि प्रधानमंत्री जी के उनके मुद्रा से, उनके भाव से वो क्या चाह रहे हैं। और सचमुच यह देश जो परम वैभव के शिखर पर पहुंचने का जो हमारा लक्ष्य है, परम वैभवन्वे तुम्हें तत्सरास्तम समर्था भवत्वासिसाते विषम, हमें विश्वास है कि भारत, स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र थे, उस नरेंद्र का रूप नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया है। और 21वीं शताब्दी जो उन्होंने कहा था 1884 में कि 21वीं शताब्दी भारत का होगा, वो भारत आज स्वर्णिम भारत के रूप में बढ़ रहा है। और हमें विश्वास है कि यह भारत 21वीं शताब्दी का भारत विश्वगुरु के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम थे, हैं, आगे भी रहेंगे। ये 2047 का नक्शा, रोड मैप खींच लिया गया है। सर, तमिल पुरोहित भी इस खास कार्यक्रम के गवाह बने और वो गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने उनका आशीर्वाद भी लिया, तो पुरोहितों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, पुरोहित जो परहित की बात सोचता हो वही पुरोहित होता है। तो परहित की बात सोच करके, और पुरोहित जी ने जो तमिल से आए और वैसे लोग जिन्होंने इस को बनाने में शुरुआत में जिनकी उनकी भूमिका रही थी, 100 लगभग, वो भी ऐसे वयोवृद्ध संत तमिल से वो भी आए थे। और मैंने देखा कि कितने भाव विह्वल थे। और प्रधानमंत्री जी को जब सौंप रहे थे पूजा, तो किस भाव से और कितना कहा जाए, तमिल के पुरोहितों ने जो आशीर्वाद दिया है, और तमिल के अंदर जो भाषाई हम कह सकते हैं कि जो अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश,
तो अनेकता में एकता, ये एक देश का जो भाव है, और यह हम कह सकते हैं कि एक देश एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आज उदीयमान हो रहा है। और यह संसद हम सब लोगों को सदियों तक, हम रहे ना रहे, भावी पीढ़ी इस संसद को देख करके गौरवान्वित होगा कि हमारे पुरखों ने ये नया संसद भवन बना करके हमें सौगात दिया है। तो निश्चित रूप से हम पुरोहित परंपरा को भी मानने वाले लोग हैं, हम संत और सभी धर्म सनातन धर्मावलंबी हैं, हम सनातन शाश्वत है, और इस सनातन शाश्वत में सबको साथ लेकर के संकटच्छद्वम संबद्धध्वम, सब साथ चले, सब मिल के चले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति, मिल के चले, मिल के रहें, मिल के घर परिवार समाज राष्ट्र को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति का संदेश देते रहे। यह भाव आज के इस पूजनोत्सव से पूरे देश और पूरे विश्व को गया है यह संदेश। सर, आप चूँकि वन और पर्यावरण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हमने संसद का जो संविधान कक्ष है उसमें देखा कि किस तरीके से लोगों को प्रकृति से जुड़ने का आह्वान किया गया है। करीब सैकड़ों महिलाओं ने अपनी कारीगरी से वहाँ पे वो चित्र उकेरे हैं, वो उसका गवाह बना। इस पर आप क्या कहना चाहें? मैंने देखा है जो हमारे कारीगर भाई थे जिन्होंने इस संसद को भवन को बनाने में योगदान दिया, आज उनका भी सम्मान प्रधानमंत्री जी ने किया, उन्हें भी आगे ला करके कि ये योगदान आपके द्वारा हुआ है। श्रमिकों का सम्मान, यह जो एक भाव है, और साथ साथ जो वन पर्यावरण के दृष्टिकोण से पशु पक्षी पेड़ पौधे जो पूरी तरह से कहा जाए दीवालों में अंतर्निहित है, यह अपने आप में प्रकृति रक्षिती रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। यह जो प्रकृति, नेचर, कल्चर, लिटरेचर, देन फ्यूचर, तो यह जो भाव है इससे स्पष्ट आज संपूर्ण दीवालों में जो हम देख रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षी, बायोडाइवर्सिटी, हमारे फ्लोरा और फौना, सब प्रकार की चीज़ें अंकित है। तो पर्यावरण का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है। पर्यावरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हम सभी बिना पर्यावरण को संतुलित करते हुए अपने जीवन को क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व निर्मित यह अधम शरीरा, ये पंच तत्व से निर्मित शरीर, हम पंच तत्व की रक्षा करें, ये प्रकृति का रक्षा होगा, और प्रकृति की अगर रक्षा होगी तो हमारी भी रक्षा होगी। आपकी इन पंक्तियों से पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की याद आ गई। वो कहते थे कि नेचर कल्चर टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर। तो इससे हम ख़त्म ये करेंगे कि सर, आखिरी सवाल ये है कि इस नए संसद को नए भारत का प्रतीक भी माना जा रहा है। निश्चित रूप से ये नई संसद भवन एक ऐसा नया भारत जो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में आप कह सकते हैं, जो, और वही शब्द न्यू इंडिया का कंसेप्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जहाँ से उन्होंने शुरुआत की, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया से लेकर के डिजिटल इंडिया, जिसको हमने आगे उतारने का काम किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो हमें गौरव है, हमें इस राष्ट्र पर गौरव है। इदम नवमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है ये राष्ट्र ही हमारे लिए आराध्य है। हाँ, इदम नवमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं राष्ट्र के लिए हम सभी समर्पित हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हे भारत माता, हम तो 4 दिनों के लिए हम समर्पित हैं, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हो मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ, हम तो अर्पित करते रहे। यही मातृभूमि के लिए, भारत के लिए एक सुखद घड़ी है। एक नया भारत, एक न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, एक नया भारत बन करके स्वर्णिम भारत, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये भारत सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, सबका सम्मान करते हुए, सबको पूजनीय मानते हुए, यह संस्कार, यह जो मानवता का संदेश है, यह जो सृष्टि के शुभारंभ से मानव धर्म का जो संदेश है, तो कर्तव्य करना, जो कर्तव्य पथ से आज हम सब लोग, यह प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों को प्रेरणा
दे रहे थे और वो प्रेरणा के एक मूर्त के रूप में है कि हमें कर्तव्य करने की आवश्यकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्तव्य करें तो हमें हर प्रकार का फल मिलेगा। तो निश्चित रूप से आज हमें सब प्रकार के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, कर्म का भी, गीता के उस भगवान श्री कृष्ण का, और भगवान कृष्ण ने जो उस समय कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भ्रवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सामने रख करके युधिष्ठिर को, और पांडव का शासन शुरू हुआ। हमें वही शासन चाहिए, हमें वही शासन चाहिए। ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका नाश होता है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकट होता हूँ जब धर्म का हानि होता है, धर्म का अधर्मियों का जब प्रादुर्भाव होता है, तो उन अधर्मियों को नाश करने के लिए मैं पैदा होता हूँ। मुझे लगता है कालखंड में ये जितने अधर्मी, बेविचारी, दुराचारी, अत्याचारी जो हिंसक लोग हैं, ऐसे लोगों को यह संदेश कि भगवान कृष्ण का उदय हो गया है। इस संसद भवन से संपूर्ण जगत को, भारत सहित संपूर्ण जगत को, जो भगवान कृष्ण का वो कह सकते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। सर, इस नई संसद को आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक माना जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो पहले ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता प्रतीक ये नई संसद भवन, ये हमें स्वाभिमान के साथ, हम गौरवान्वित हैं कि हमने अपने इस स्वर्णिम भारत का अध्याय इस संसद भवन में लिखा है। और इसलिए ये संसद भवन हमारे लिए अनंत काल तक पथ प्रदर्शक भी होगा और मार्गदर्शक भी बनेगा, और एक साक्षी के रूप में, ये गवाह के रूप में हम सब लोग आज यहाँ इस उद्घाटन पूजनोत्सव पर सम्मिलित हुए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो समय पर उसका शुरुआत किया गया और समय पर इसका आज विधिवत उद्घाटन भी और पूजन भी संपन्न हुआ। कालखंड के दौरान तो जो पुराना संसद जो 1921 में शुरू हुआ था, 1927 में 6 साल लगे थे, ये 3 साल में ही पूरा हो गया। तो हम सब लोग गौरवान्वित हैं। हमारी सरकार, हमारे सरकार के प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हम कोटिशा बधाई देते हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कि अश्विनी कुमार चौबे जी ने किस विस्तार और सार के साथ में पूरे धार्मिक अनुष्ठान के बारे में, मंत्रोच्चार के बारे में, और तमाम जो प्रक्रिया रही है सवेरे से लेकर अब तक, और नई संसद भवन जो जिसका निर्माण किया गया है, इसके बारे में कितने विस्तार से बताया। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरह से ये भवन, जो नया भवन है, अनंत काल तक देश और देशवासियों, यहाँ तक कि ये नया संसद भवन है, ये नया भारत है, और संसद के नए भवन को राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर प्रधानमंत्री आज 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। ये सिक्का भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का महत्व दर्शाएगा। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह होगा और दूसरी ओर विशेष स्मारक सिक्के पर सत्यमेव जयते लिखा होगा। साथ ही देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया भी लिखा होगा। हमने आपको बताया प्रधानमंत्री आज 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का महत्व इस पर दर्शाया जाएगा। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ होगा और विशेष स्मारक सिक्के पर सत्यमेव जयते लिखा होगा। हमने जैसा कि आपको बताया कि देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ होगा। और इस वक्त हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, उसका भी एक ही
हिस्सा है कि हम हर तरफ हम इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी से लेकर के अब तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं। और हाँ, प्रधानमंत्री अपनी बातों में ये इस बात का भी जिक्र बार बार रामवीर जी करते रहे हैं कि अब हम आगे, जब हमारा जो विज़न है वो आगे 25 सालों का, हम 25 सालों के बाद भारत को कहाँ देखते हैं। अभी जब कभी उन्हें मौका मिल रहा है, वो भारत से बाहर जा रहे हैं, अपने देश के बाहर जा रहे हैं, तो वो इस बात को भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम विकासशील देशों में नहीं, हमें विकसित बनना है और इस तरफ हमें आगे बढ़ना है। और जब हम यह कहें कि अब हमारे देश को आजाद हुए 100 साल हो चुके हैं, तो शायद हम उन विकसित देशों में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। और यही है एक तरह से थोड़ा बड़ा सोचना और जिम्मेदारी। और बात अगर भरोसे की जाए तो भारत पर भरोसा पूरी दुनिया ने किया है। G20 की अध्यक्षता की कमान भारत के हाथों में देना, ये उसका एक तरह से उदाहरण है। मैं एक बात इसमें और करना चाहूंगा प्रांजलि, कि भारत को अब एक बड़े संसद भवन की दरकार थी, जरूरत थी। इस जरूरत को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जी। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ है जी, और वहां की जो संसद है बुंडेस्टाग, वहां पर सदस्यों की संख्या 631 है। आबादी 8 करोड़, सदस्य जो हैं वहां लोकसभा में 631। हम 140 करोड़ हैं और हम 543 हैं। आप आगे देखिए, इंग्लैंड में अगर आबादी की बात करें तो 6 करोड़ है और हाउस ऑफ कॉमन्स में वहां 650 सदस्य हैं, और वहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करें तो 804 सदस्य हैं जी, 6 करोड़ की आबादी पर। तो यहां पर आप और थोड़ा आप देखेंगे, अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है और वहां पर 435। फ्रांस की आबादी 7 करोड़ है, वहां 577। इस तरह से हम व्यवस्था की बात कि हर देश ने कितनी अच्छी, मतलब बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी है, मतलब हम ये कह रहे हैं सुधार लाने की जरूरत, कमी की बात नहीं, इसको और ज्यादा पार्टिसिपेशन की जरूरत जी है। और देखिए रामवीर जी, अब सवाल ये है, हम बार बार बात करते हैं, अब जितने भी नए भवन देखिए तैयार हो रहे हैं, उन भवनों में काफी कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखा जा रहा है जो आज से 100 साल पहले आप उन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो संसद का वर्तमान भवन है वो 1927 में बनकर देखिए तैयार हुआ था, जो लगभग 100 साल पुराना हो चुका है। और दोनों सदनों में सांसदों की, उनके जो बैठने की व्यवस्था थी वो उस तरह नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। और आपने जो शुरुआत में ही जिक्र किया था कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की जो चर्चा आपने की थी, उसके आधार पर तो निश्चित तौर से हमें और सीटों की जरूरत थी। ये सवाल है, और जो हमारे दर्शक इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों थी हमें। बिल्कुल। और जो दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लग रही है कि जो एक प्राकृतिक, जो एक रोशनी है जो एक भवनों में होनी चाहिए, उसकी कमी, अग्निशमन को लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए उसकी कमी, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। अगर हम उसको ठीक करने लगते तो शायद बहुत लंबा वक्त लग सकता था और काफी कुछ, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम खर्च करते, लेकिन हमें उसके मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता जो नए भवन में हमें मिल रहा है। बिल्कुल। और मैं एक बात और मुझे ध्यान में आई, अगर आप पड़ोस में चीन की पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या 2000 से भी ज्यादा है जी। तो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और उसके बाद हम वो देश हैं जो सबसे बड़ी आबादी हैं। और अभी ताजा आंकड़े अगर आप देखें तो भारत की आबादी जो है वो चीन को पछाड़ चुकी है करीब करीब। और इस तरह से जब 2026 आएगा तो ये उम्मीद की जाती है कि भारत की जो ये संसद है, जो विशाल आकार जिसका आप देख रहे थे जी, वहां पर प्रतिनिधियों की संख्या में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। एक और बात जो आप देख सकते हैं कि संसद का, लोकसभा की जो फीलिंग है, पब्लिक डोमेन में मैंने चर्चा सुनी कि ऐसा लग रहा है जैसे वो महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का भवन है। इस तरह की फीलिंग उससे आ रही है जैसे दुनिया भर के लोग उसमें आकर बैठे। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक और शब्द, आत्मनिर्भरता की जो चर्चा भी टीपू ने भी की और हम कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की चर्चा। आप देखिए, ये पूरी बिल्डिंग को टाटा प्रोजेक्ट को 2020 में दिया गया था और हमें 2023 में ये मिलकर हमें बनकर तैयार मिला है। और
आज हमारा जो भारत है, हम कितने बदल चुके हैं। हम कहीं बाहर नहीं गए कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें इतने बड़े भवन को निर्माण किया गया है, हमने अंदर ही सारी व्यवस्थाओं को देखा। ये मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि लग रही है। कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास जो इंजीनियरिंग है वो कोई आज की नहीं है, वो हजारों साल पहले भी हमारे पास इस तरह के इंजीनियर थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं। जी ठीक है, जो दुनिया भर में आश्चर्य हैं। मैं उनका जिक्र करना यहां नहीं चाहूंगा, लेकिन इस संसद भवन को लेकर एक जिक्र करने की जरूरत और है। जो पुराना संसद भवन है वहां पर लुटियंस और बेकर्स जो दो इंजीनियर थे, कहा जाता है कि दोनों के बीच में कुछ हल्का मनमुटाव हुआ था उसे लेकर, उसके निर्माण को लेकर। लेकिन उसका निर्माण जिस ठेकेदार ने किया, वो ठेकेदार कहां का था आपको पता है? वो पाकिस्तान के सिंध से आए थे, लक्ष्मण दास जी। लक्ष्मण दास ने ये जो हमारी पार्लियामेंट जो अभी अभी इतिहास बनी है उसका निर्माण किया था जी। और इसलिए खुशवंत सिंह ने एक जगह लिखा भी कि कई बार इतिहास उन लोगों के बारे में लिखने में कंजूसी कर जाता है जिन्होंने इतिहास बनाया और जिनके बारे में जानकारी लोगों को पहुंचनी चाहिए। लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और ये कुछ और जानकारियां जो अहम है, हमें लगता है कि ये आपको जरूर जानना चाहिए कि नए संसद भवन के निर्माण के लिए जो बलुआ पत्थर है वो राजस्थान से मंगाया गया है। लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से आई है। कारपेट जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मंगवाए गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांस की लकड़ी और फ्लोरिंग मंगवाई गई है। स्टोन जाली जो वर्क है वो राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से। सोचिए, दूर दूर तक, हम बहुत दूर दूर तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने ही देश में जहां जहां जो चीजें फेमस है हम वहां से कारीगर को लेकर के आए हैं और वो हमेशा के लिए रामवीर जी यादगार बन चुका है। बड़ी खुशी होगी मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बधाई दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने काम किया है उनको उन्होंने बधाई दी। सोचिए उनके परिवार वालों को आज कितनी खुशी हो रही होगी जब अपने घर के मुखिया को उन्होंने आज संसद भवन परिसर में देखा, जिन्होंने अपने हाथों से नए भवन का निर्माण किया है और उनको सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुल मिलाकर के जो आप वर्तमान देख रहे हैं, दरअसल नहीं, जाहिर तौर पर ये इतिहास में लिखे जाने वाली बातें भी हैं। ये वर्तमान भी है और ये इतिहास भी है। जो आने वाली पीढ़ियां इस दिन के बारे में, इस भवन के बारे में और इस पूरे के पूरे स्थापत्य के बारे में जिसकी चर्चा करेंगी, जो लोग इसमें लगे थे, जिन लोगों के दौर में ये काम हुआ, उन लोगों का भी जिक्र आएगा। और इसलिए जब हम वर्तमान में खड़े होते हैं तो जाहिर तौर पर हमें इतिहास की चिंता भी करनी ही चाहिए कि इतिहास क्या कहेगा। और एक और जानकारी, मैं जानकारी नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को मैं याद दिला दूं, और निश्चित तौर से आप सब फेसबुक पर, ट्विटर पर होंगे और प्रधानमंत्री को फॉलो भी कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, उनके लिए अभी मुश्किल से 1 से 2 दिन पहले जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था, मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार ट्विटर पर अपने जाइए और वहां पर जाकर के माई पार्लियामेंट माई प्राइड जो हैशटैग है उसका इस्तेमाल कीजिए। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जो जारी किया है उस पर अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके विचार, आपकी जो लाइनें हैं वो प्रधानमंत्री को अच्छी लगती है तो वो उसे रीट्वीट करेंगे। तो ये मौका है आपके लिए, आप अपने विचारों को, आप क्या सोचते हैं संसद के नए भवन के बारे में, उसे ट्विटर के माध्यम से आप प्रधानमंत्री तक सीधे पहुंचा सकते हैं। माई पार्लियामेंट माई प्राइड। बिल्कुल, माई पार्लियामेंट माई प्राइड, मेरा संसद, मेरी संसद, मेरा गौरव। और इस गौरव के क्षण आज आप सुबह 7 बजे से ही देख रहे हैं, जहां दक्षिण से संत आए और उस मठ के सभी और आप एक और दिलचस्प बात है जिसे आप देखेंगे, आज स्वतंत्र वीर सावरकर का जन्मदिन भी है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक और प्रांजलि, एक और दिलचस्प बात जो है वो मैं करना चाहूंगा। माननीय सांसद, सभी माननीय सांसद जो हैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं।
आपको ये भी एक दिलचस्प बात है कि अंग्रेजी में दुनिया भर में ये पार्लियामेंट के नाम से शब्द ये मशहूर है जी। लेकिन भारत में हम इसे संसद कहते हैं हिंदी में। लेकिन संसद शब्द का और किसी भाषा में कोई अनुवाद नहीं है उसका। तो ये संसद शब्द मैंने जहां तक मैं कंफर्म हूं, ये शब्द भी वीर सावरकर ने ही इजाद किया था। ये एक और रोचक जानकारी। हाँ, ये एक और रोचक बात है। वीर सावरकर ने जेल में रहते हुए बहुत सारे जो संसदीय शब्दावली है उनको इंग्लिश से हिंदी में उनको अलग अलग तरह के शब्द उन्होंने जो इजाद किए थे, वे शब्द अगर आप उन शब्दों का शरीर शब्दों का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो उसमें स्वतंत्र वीर सावरकर का जो योगदान है, उनकी जो भूमिका है, वो भी आपको पूरी तरह से वो नजर आएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देशभक्ति, त्याग और समर्पण। वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी 140वीं जयंती। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर ग्राम में उनका जन्म हुआ था और उनके विचारों से असंख्य भारतीयों के हृदय में देश भक्ति का जो दीप है वो प्रज्वलित हुआ है। इसलिए उन्हें वीर सावरकर जी को देशभक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। युगों युगों तक देशवासियों को प्रेरणा देने का काम करता रहेगा। उन्होंने जो देश के लिए किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसे संयोग कहें, आज के दिन को संयोग कहें हम। बिल्कुल संयोग है। और मैंने जैसा कि कहा कि संसद इस शब्द का जो एक तरह से आविष्कार कहिए आप, वो भी स्वतंत्र वीर सावरकर ने ही किया। और किसी भी विरोध, अंतर विरोध, किसी भी तरह की चीजों को ना समझते हुए और उस समय इस शब्द को अपनाया गया। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको अपनाया गया। और हमने देखा कि जो आज का कार्यक्रम है, तो 2 कार्यक्रम आप एक साथ देखा आपने कि नई संसद का लोकार्पण हुआ, स्वतंत्र वीर सावरकर का उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। और जो नया संसद है और जो देश का गौरव है और जो देश के भविष्य को, देश के लोकतंत्र की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सज्ज है, तैयार है और एक तरह से लोकतंत्र की आगे की यात्रा जो है नए संसद भवन को समर्पित होगी। प्रांजलि, और ये एक नए सफर की शुरुआत है जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिसके गवाह जो है वो देश की जनता बनी है। और हम बात कर रहे हैं, ये आज का दिन निश्चित तौर से इतिहास में दर्ज हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संसद का नया भवन समर्पित किया और इसकी शुरुआत हुई सुबह 7:30 बजे हवन और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ में, और औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन हो चुका है। बिल्कुल, कई बार तो हमें लगा कि जैसे लोकतंत्र का मंदिर जो है ये धर्म संसद भी है, ये संसद भी है। और एक तरह से विधि विधान से जैसे गृह प्रवेश होता है भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, हमने उसे देखा। और ये धर्म दंड को लेकर, न्याय दंड को लेकर प्रधानमंत्री लोकसभा में गए और वहां पर उसे उन्होंने स्थापित किया। और इस तरह से जो भारतीय संसद है वो तैयार है लोकतंत्र की आगे की जो यात्रा है, उस यात्रा में सांसदों का सारथी बनने के लिए। चुनाव चिन्ह, हाँ। आने वाले 150 वर्ष के भविष्य की नींव रखी गई है, कह सकते हैं। संसद के इस नए भवन के जरिए विहंगम दृश्य और
अनुपम छटा आज सुबह से ही नजर आ रही है। हम बता दें, प्रधानमंत्री सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पवित्र प्राचीन छड़ी राजदंड हासिल किया। उसके पश्चात ये उस समय की तस्वीर है। ये दृश्य बहुत विहंगम है। ये लोकसभा जो संसद का नया भवन है, वहाँ की नई लोकसभा में पहुँचते हुए की तस्वीर प्रधानमंत्री जब पहुँचे थे उस समय की तस्वीर। आशीर्वाद ग्रहण करते हुए पवित्र प्राचीन सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप दाईं ओर स्थापित करने के पश्चात प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से साधु संतों से आशीर्वाद ग्रहण किया, नमन किया। और जब ये पवित्र सेंगोल साधु संतों से, धर्मगुरुओं से हासिल कर रहे थे प्रधानमंत्री सुबह, उससे पहले उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था उस पवित्र प्राचीन सेंगोल को। सेंगोल स्थापित करने के पश्चात प्रधानमंत्री संसद के नए भवन की नई लोकसभा से बाहर निकले। उस समय की ये तस्वीरें हम आपके साथ एक बार फिर से साझा कर रहे हैं। लाइव करोड़ों लोगों ने संसद टीवी के माध्यम से ये तस्वीरें देखी थी और एक बार फिर से आपके साथ साझा कर रहे हैं ये तस्वीरें। उस वक्त जब प्रधानमंत्री सेंगोल को हासिल करने के पश्चात संसद के नए भवन में पहुंचकर संसद के नए भवन के नए लोकसभा में इस पवित्र सेंगोल को स्थापित करने के लिए पहुंचे साधु संत, सन्यासी, धार्मिक गुरु और लोकसभा अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री के साथ। लोकसभा में पहुंच रहे थे और ये वो तस्वीरें संसद के नए भवन के नए लोकसभा सदन में पहुंचते हुए प्रधानमंत्री और तमाम साधु, सन्यासी, धार्मिक गुरु, लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के साथ थे। तब की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा के भीतर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप इस पवित्र प्राचीन और धर्म की प्रतीक चिन्ह इस सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित कर दिया। And yes, my parliament, my pride. Hello and a very warm welcome. I am Bhavna Nair. The wait is finally over. Today is a historical day for Indian democracy. This is a moment of pride for one of the oldest civilizations of the world that has seen today. The new edifice of the parliament is a cultural and technologically marvel, a proud moment for all of us indeed.
जी हाँ, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण और आने वाले 150 साल के भविष्य की आधारशिला इस पल को माना जा सकता है। देश को संसद का नया भवन मिला है आज, और हम बता दें सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, पवित्र सेंगोल उन्होंने हासिल किया, उनको बाकायदा धार्मिक रीति रिवाज से सुपुर्द किया गया ये पवित्र सेंगोल। और इस सेंगोल को लेकर प्रधानमंत्री लोकसभा के भीतर गए और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप उन्होंने इस पवित्र, प्राचीन और धर्म के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया। साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आपको नजर आ रहे हैं। धार्मिक रीति रिवाज और भारतीय और सनातन परंपरा के साथ सेंगोल लोकसभा के भीतर स्थापित किया गया। Yes, Pratimimji, you're absolutely right. Few moments back, Prime Minister Narendra Modi took part in the puja ceremony as per the Indian tradition. He arrived at the main entrance and was greeted with mellifluous resonance of Mangal Vadyam. The Thiruvava Dithuiri Adhinam placed the Sengol on the table specially designed for the ceremony. The Oduvar sang Kolaru Pathigam. Do you know, Pratimimji, what is Kolaru Pathigam? Kolaru Pathigam was also recited on August 14, 1947, when the Sengol was presented to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. जी, Today, और in आज की this बात करें ceremony, भावना, आज बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे और जैसे मैंने कहा कि सनातन रीति रिवाज और परंपरा से ये सारा कार्यक्रम आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। इसके अलावा सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया था और सर्वधर्म प्रार्थना करने वाले धार्मिक गुरुओं से हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन ने खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने बातचीत की है, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल। नया संसद भवन तो एक ऐतिहासिक क्षण है और प्रार्थना करते हैं भगवान से बहुत अच्छे से हमारी संसद चलेगी, हमारे देश के लोगों को न्याय मिलेगा। यहाँ बैठने वाले लोग भगवान का रूप होते हैं और अच्छे से अपना काम करेंगे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नए संसद भवन का हम हिस्सा बने हैं और सर्वधर्म संभाव जो इस देश की रिवायत है उसको कायम रखा है और हम पूरे आगे भी ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह, जो है बढ़िया से रहेगा। आज इस महान राष्ट्र भारत के नूतन संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इस समय सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न पंथ और संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने अपनी प्रार्थनाएं दी। मुझे सौभाग्य मिला गीता पाठ का, गीता के 7वें अध्याय के श्लोकों का पाठ किया। धन्यवाद। नया संसद भवन बनाया गया बहुत अच्छे ढंग से, तो ये इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर जितना संसद है, मंत्रिमंडल है, पूरा देशवासियों को बधाई देता हूँ। हमें आशा है कि इस नया संसद भवन के माध्यम से देश और दुनिया को सुख, शांति और विकास के बल पर मिले। भारत को विश्व शांति के लिए दुनिया को विश्वास करे, दुनिया को एक शांति के रास्ते में चलने के ये संसद के माध्यम से जरूर होगा। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। पूरे विश्व की जैन समाज की तरफ से मैं डॉक्टर इंदु जैन यहाँ पर जैन प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित की गई थी और मैंने बस यही भावना भाई कि भगवान महावीर का 2550वां निर्माणोत्सव भी शुभारंभ हो चुका है और इस शुभ अवसर पर नवीन संसद भवन के उद्घाटन समारोह जो भगवान महावीर के संदेश को पूरे विश्व में प्रसारित करता है, अहिंसा के संदेश को, ऐसे भवन के उद्घाटन समारोह में हम सभी को प्रार्थना करने का अवसर मिला। पूरे विश्व में शांति हो, अहिंसामय वातावरण रहे, जियो और जीने दो की सभी लोग भावना बहे, यही हम सभी की भावना है। बहुत अच्छा लगा। नया भी होना चाहिए और दुनिया में एकता भी हो, प्यार बढ़े, इसी से प्यार बढ़ेगा। हम तो दुआ करते हैं कि संसार में तरक्की हो, सुख शांति हो। इस संसद भवन की तरफ वजह से ही बहुत अच्छा हो देश का हाल। धन्यवाद। पूरे विश्व की जैन समाज की तरफ से मैं डॉक्टर इंदु जैन यहाँ पर जैन प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित की गई थी और मैंने बस यही भावना भाई कि भगवान महावीर का 2550वां निर्माणोत्सव भी शुभारंभ हो चुका है
और इस शुभ अवसर पर नवीन संसद भवन के उद्घाटन समारोह जो भगवान महावीर के संदेश को पूरे विश्व में प्रसारित करता है, अहिंसा के संदेश को, ऐसे भवन के उद्घाटन समारोह में हम सभी को प्रार्थना करने का अवसर मिला। पूरे विश्व में शांति हो, अहिंसामय वातावरण रहे, जियो और जीने दो की सभी लोग भावना बहे, यही हम सभी की भावना है। बता दें कि संसद के नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आज होने वाले हैं। 11:30 बजे से एक और नया चरण जो है संसद के नए भवन के लोकार्पण से जुड़ा हुआ शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे, उन्हें पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने भी नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने पुष्प अर्पित किए। Absolutely right, Pratibim. The second phase of today's event will now start at 11:30 a.m. when the guest will arrive, and at 12 noon the chief guest will arrive. Also, there will be dignitaries on dais. There will be national anthem at 12:07. The Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha will give the welcome address in the second part of the session today. At 12:17, Pratibim, there will be screening of 2 movies that will showcase how this new parliament building has been constructed, and how our new existing parliament house is different from the parliament's new building. So at 12:29, there will be a message that will be read of Honorable Vice President of India. The message will be read by Honorable Deputy Chairman Harivansh, the Rajya Sabha Deputy Chairman. At 12:30, there will be message that will be read of Honorable President. It will also be read by Deputy Chairman Rajya Sabha Harivansh ji. At 12:38 p.m, there will be address by Leader of Opposition Mallikarjun Kharge in Rajya Sabha today in the second part of the session. At 12:43, there will be address by Honorable Speaker of Lok Sabha Shri Om Birla ji. And at 1:05, there will be a release of rupees 75 coin, Pratibim ji. That is a very significant moment that we will also witness, and we will also tell this speciality of this rupees 75 coin and the stamp. At 1:10, there will be address by HPM, and at the end there will be a vote of thanks by the Secretary General of Lok Sabha. ये तस्वीरें भी बहुत ऐतिहासिक हैं जो साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ। जब प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करने के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठान हुआ। और हम बता दें कि श्रृंगारी मठ कर्नाटक के पुरोहितों ने उनको इस अनुष्ठान में शामिल किया। और हम ये भी बता दें कि जब शिलान्यास हुआ था संसद के नए भवन का, तब भी प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उस अनुष्ठान और हवन और पूजा पाठ में अगर कह सकते हैं भागीदारी निभा रहे थे, तो श्रृंगारी मठ कर्नाटक के यही पुरोहित थे उस समय भी दुशाला उड़ाते हुए सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री अब जो है जाएंगे पवित्र प्राचीन सिंगोल, वो जो है प्रधानमंत्री के सुरपुर्द की जाएगी। और उसके पश्चात जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए साधु संतों का और नमन और साष्टांग प्रणाम करते हुए। Yes, Pratibim. So today in the ceremony, the Adhinam sanctified Sengol by sprinkling holy Gangajal. Adhinams also blessed the Prime Minister by sprinkling Akshata as per the South Indian traditions. Adhinams of Thiruvavadithurai, Dharmapuram, Madurai, Kundrakudi, Perur and Velakurichi then handed over the Sengol to the Prime Minister. And then the Sengol was installed by the Prime Minister in the Lok Sabha chamber of the new edifice. Prime Minister and Speaker then performed Diya Pujan and offered Pushpanjali to the Sengol. जी हाँ भावना, जिन ऐतिहासिक तस्वीरों के बारे में बात कर रही हैं वो ऐतिहासिक तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर संसद टीवी के माध्यम से एक बार फिर से देख रहे हैं।
और ये वो क्षण जब प्रधानमंत्री सेंगोल को लेकर संसद के नए भवन की ओर जाएंगे, उससे पहले उन्होंने धार्मिक गुरुओं, संतों, महात्माओं का आशीर्वाद ग्रहण किया और आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात प्रधानमंत्री संसद के नए भवन की ओर जाएंगे और वहां पर नए लोकसभा सदन में स्थापित करेंगे इस पवित्र प्राचीन सेंगोल को। Definitely, Pratibam. One of the highlights of the event today is the installation of a historic golden scepter called Sengol near the Honorable Speaker's Lok Sabha seat today. The Sengol is a symbol of India's independence and sovereignty, as well as its cultural heritage and diversity. So, Pratibam, there is a very historical significance of this Sengol. Pratibam, as you must be knowing that this Sengol is profound in meaning, derived from the Tamil word Semmai. It means righteousness. So, Pratibam, it is a symbol of righteousness, sovereignty, and transfer of power. So today it is an historical moment. बहुत ही कार्यक्रम के ऐतिहासिक बारे समय। में भावना तुमने अंग्रेजी में बताया है, वो हिंदी में भी एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 12 बजे के करीब मुख्य अतिथियों का आगमन होगा। ये सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा, विशिष्ट जनों का मंच पर आगमन रहेगा और दोपहर 12:07 पर राष्ट्रगान होगा। 12:10 पर स्वागत भाषण होगा राज्यसभा के माननीय सभापति का। इसके बाद जैसा कि भावना ने बताया था, 2 फिल्में भी वहां पर दिखाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त 12:29 पर माननीय उपराष्ट्रपति का संदेश राज्यसभा के माननीय उपसभापति द्वारा पढ़ा जाएगा। Yes, Pratibam. So now our reporter Pavan Sharma is joined from the Parliament's new building. Pavan ji, so what is new? At 11:30 there will be second part of the session. So what's new going to happen? Tell us, what is the mood there? भावना, मूड बिल्कुल जो है वो ऐतिहासिक क्षण है, इसलिए सभी जो है इस ऐतिहासिक पल में शामिल होना चाहते हैं। और जो भी वीवीआईपी लोग यहाँ पे थे, अभी परिसर में बहुत सारे लोग परिसर में हैं। मैं सामने देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग मिल भी रहे हैं क्योंकि एरिया बंटा हुआ है, तो वहाँ पे चहल पहल है इस वक्त। और सभी इस ऐतिहासिक क्षण में जो है वो शामिल होना चाहता है और बड़े उत्साह से सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जैसा आपने बताया कि ये 2 लेग में ये कार्यक्रम हो रहा है। पहला जो सेंथौल को स्थापित करने का और सर्वधर्म जो प्रार्थना सभा का कार्यक्रम था वो पूर्ण हो चुका है। अब दूसरा लेग जैसा आपने बताया 11:30 बजे के बाद गतिविधियाँ शुरू होंगी। यहाँ पे गेस्ट आना, यहाँ के जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, वो आएंगे यहाँ पे, लोकसभा जो है वहाँ पे पहुँचेंगे। 12 बजे वो कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और जैसा आप बता रहे हैं कि पहले 2 जो फिल्में हैं वो जारी होंगी, उसके बारे में नए जो संसद का नया भवन है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो है वहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी का संदेश भी वहाँ पे पढ़ा जाएगा। और अंत में जो है ये जो कार्यक्रम चलेगा, जो स्मारक सिक्का है इसको लेकर भावना, वो जारी होने वाला है, जिसके बारे में हम लगातार संसद टीवी पे बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे, तो उस दौरान ये बना है। तो 75 रुपये का जो सिक्का है उसको जारी किया जा रहा है एक स्मारक सिक्के के तौर पर। उसका भी वो सिक्का जो है वो जारी होगा। और उसके सबसे अंत में कार्यक्रम जो है दूसरा लेग होगा, उससे अंत में प्रधानमंत्री जो है वो संबोधित करेंगे और सारे जो गणमान्य जो सांसद हैं और जो वीवीआईपीज़ हैं, जितने एम्बेसडर्स हैं, वो सारे लोग जो हैं वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये दूसरे लेग में होने वाला है। जहाँ तक अभी की हमने बात कही कि ऐतिहासिक क्षण तो रहा ही, क्योंकि जो ये चोल वंश की परंपरा है सेंथौल को लेकर, वो जो है वो स्थापित हो चुका है। राजदंड जो है, जो धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने उससे पहले साष्टांग प्रणाम किया भावना उसके प्रति। जो दायित्व है उसको धर्मदंड भी कहा जाता है कि जब जो भी देश का शासन चलाता है, पुराने ज़माने में जो है राजा हुआ करते थे, तो वर्तमान में क्योंकि स्वरूप लोकतांत्रिक है तो उसमें प्रधानमंत्री जो है वो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका का प्रमुख है देश का। तो उस नाते जो धर्मदंड है और साथ में जो राजदंड है वो प्रधानमंत्री को दिया गया और ऐतिहासिक मौका है, उसको ऐतिहासिक बनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से इस बार। तो दूसरी बात, एक विशेष बात ये है कि जो ये संसद का नया भवन है,
ये ऐतिहासिक इस लिहाज से भी है क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत को परिलक्षित करता है भावना। किस लिए परिलक्षित करता है, मैं आपको कुछ बातें यहाँ बताना चाहूँगा कि इसका जो पूरा निर्माण है पूरे संसद भवन का, उसमें भारतीयता की झलक है। खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे संसद भवन की फ्लोरिंग है वो त्रिपुरा के बांस से की गई है। कालीन जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का है। लाल सफ़ेद जो सैंड स्टोन है वो राजस्थान के सर मथुरा के हैं। और जो रेत इस्तेमाल किया गया है पूरे संसद भवन के निर्माण में वो हरियाणा की चरखी दादरी से आया है भावना। और भवन के लिए जो इस नए भवन के जो सागौन की लकड़ी है वो नागपुर से मंगाई गई है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की झलक है। इसके साथ जो केसरिया हरा पत्थर है वो उदयपुर का है और जो लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास से लाखा जगह है वहाँ से लाया गया है। जो सफ़ेद संगमरमर है वो राजस्थान के अंबाजी से मंगवाया गया है। लोकसभा राज्यसभा में जो फॉल सीलिंग हुई है वो जो स्टील की संरचना बनी है पूरे इसमें वो दमन और दीव से मंगाई गई है। संसद में जो फर्नीचर है पूरा इस्तेमाल हुआ लकड़ी का वो मुंबई से मंगवाया गया है भावना। और जो पत्थर की जाली लगी है जो नए संसद भवन में वो राजस्थान के राजनगर और नोएडा में इसका काम हुआ है। इसके अलावा जो प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर में उसका जो पोर्शन बना हुआ है। वहीं जो विशाल दीवारें हैं जो संसद का नया भवन से लोकसभा और राज्यसभा की विशाल दीवारें हैं और वो जो अशोक चक्कर है उसमें लगा हुआ है। हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि चाहे नई जो संसद का नया भवन है उसमें लोकसभा की बात हो राज्यसभा की बात हो बीच में बिल्कुल बड़ा अशोक चक्कर लगा हुआ है वो इंदौर से मंगवाया गया है भावना। और इसके साथ ही पत्थर की नक्काशी जो हुई है जो इसमें इस्तेमाल हुए वो आबू रोड में हुआ है। उदयपुर के मूर्तिकारों ने ये काम संपन्न किया है यहाँ पे आबू रोड पे। और it symbolizes the spirit of Atmanirbhar Bharat, and as you are saying that it is an amalgamation of modernity and our Indian culture. प्रतिबिंब। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री का हमेशा से जोर रहा है अपनी प्राचीन सभ्यता परंपराओं को आगे ले जाते हुए उसको आधुनिकता से वो जोड़ते हैं और कदम ताल करते हैं पूरे विश्व से और विश्व में एक नया प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास लगातार अलग अलग विषयों को लेकर करते रहे हैं। और आज कह सकते हैं संसद का नया भवन भी उसी कड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और ये तस्वीरें एक बार फिर से साझा कर रहे हैं उस क्षण की, उस ऐतिहासिक समय की जब इस पवित्र सेंगोल को लेकर प्रधानमंत्री लोकसभा के नए सदन के भीतर पहुंचे थे। सेंगोल को ले जाते हुए प्रधानमंत्री साथ में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपने बताया कि किस तरीके से भारतीय स्वाभिमान का कहीं ना कहीं एक तरीके से परिचायक है ये भवन। जो भवन निर्माण से संबंधित लोग हैं उनमें से भी कुछ विशिष्ट लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, लोकसभा अध्यक्ष हैं, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे। इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट बात ये हुई इस पहले चरण के कार्यक्रम में कि श्रमिकों का सम्मान प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। वो कितना विशिष्ट था?